स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूं कक्षा 9 में हिंदी के गद्य खंड से महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया एक रेखा चित्र जिसका शीर्षक है गिल्लू। जो रेखा चित्र होता है वो वास्तव में किसी भी सजीव या निर्जीव वस्तु को इस तरीके से प्रदर्शित करना कि एक कहानी नुमा व्यक्ति के हृदय में वो चीज़ उतर जाए, यानी उसको बड़े अच्छे से एक मार्मिक ढंग से भी कह सकते हैं, हम एक व्याख्यात ढंग से भी कह सकते हैं कि व्याख्या की दृष्टि से एक मतलब ये है कि कोई भी रेखा चित्र है उसका ये अर्थ होता है रेखा चित्र का कि जिस चीज़ को हम पढ़ रहे रेखा चित्र के अंतर्गत वो इस तरीके से लेखक ने प्रदर्शित किया हुआ होता है कि वो सीधा हमारे अंदर में एक कहानी के रूप में आता है। तो ये बहुत अच्छा शीर्षक है, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन करें जिससे जो भी हम आगे वीडियो दें वो आप तक पहुँचे और आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए शुरू करते हैं। मैं चेतन प्रताप एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ एक्सपी क्लासेस में। गिल्लू, ये जो कहानी है एक छोटे से गिलहरी के बच्चे की है जो लेखिका को घायल अवस्था में मिलता है उनकी बगीचे में। बस उसी को बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने बताया है। तो पहले तो प्रस्तावना पढ़ लेते हैं कि आखिर इसमें है क्या, क्या कहना चाहती हैं गिल्लू में महादेवी वर्मा। तो हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कवित्री एवं लेखिका सुश्री महादेवी वर्मा द्वारा लिखित गिल्लू रेखा चित्र विधा पर आधारित एक अनुपम रचना है। यह रेखा चित्र उनकी सुप्रसिद्ध कृति मेरा परिवार से संकलित है। यानी ये जो गिल्लू नामक रेखा चित्र है वो इनकी जो रचना है मेरा परिवार उससे ली गई है। ललित, आकर्षक व अत्यंत मनोरम वर्णात्मक शैली पर आधारित इस रचना में सरल, सरस, शुद्ध एवं साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। यानी जो भाषा है बहुत शुद्ध है और समझ में आने योग्य है, यानी सरस है, सरल है, शुद्ध है। अब शुद्ध कहने का अर्थ ये है कि कहीं कोई ऐसा शब्द नहीं है जो बाहरी भाषा का हो, इसलिए शुद्ध कहा गया हो। साहित्यिक खड़ी बोली, शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं दूसरे अर्थ में। प्रस्तुत रचना में गिलहरी जैसे एक अति साधारण एवं उपेक्षित प्राणी की चेष्टाओं का, चेष्टा कहने का मतलब हाव भाव, एक गिलहरी जैसा छोटे जीव की जो चेष्टाएं, हरकतें होती हैं, उन हरकतों को बड़ी सजीव चित्रण करते हुए उसे एक स्मरणीय व्यक्तित्व प्रदान किया गया है कि ऐसा व्यक्तित्व उसको प्रदान कर दिया गया है कहानी में कि जब हम पढ़ें तो हमें याद रहे कि हाँ कुछ कहानी पढ़ी। लेखिका की मानवीय संवेदना और ममता पर आधारित दृष्टिकोण लघु एवं उपेक्षित प्राणियों के प्रति भी प्रेम, सहानुभूति, वत्सलता का भाव जगाने के लिए प्रेरित करता है। यानी इसमें यदि हम इसको पढ़ें, समझें पूरा, तो हमें पता चलेगा कि छोटे से जीव के प्रति कैसे हमारे मन में प्रेम जाग सकता है, सहानुभूति जाग सकती है, वत्सलता माने ममता का भाव जाग सकता है। तो चलिए अब शुरू करते हैं कहानी शुरुआत से, बिल्कुल कि कहानी कहाँ से है, क्या है। ये तो थी प्रस्तावना इसकी। चलिए। सोन जूही में आज एक पीली कली लगी है। उसे देखकर अनायास ही उस छोटे जीव का स्मरण हो आया जो इस लता की सघन हरीतिमा में बैठकर छिपकर बैठता था। यानी लेखिका जब ये चीज़ लिख रही, ये कहानी, तो सोन जूही एक प्रकार की बेल होती है, उसकी पीली जो कली होती है उसको देखकर अनायासी माने अचानक उनके मन में इस छोटे से जीव का स्मरण हो आया। वो जीव क्या करता था, इस लता की सघन हरीतिमा में माने हरियाली में छिपकर बैठा करता था। फिर मेरे निकट पहुंचते ही कंधे पर कूदकर मुझे चौंका देता था। तब मुझे कली की खोज रहती थी और तब मैं कली की खोज में रहती थी, कली दिख जाए शायद वहीं बैठा हो। पर आज उस लघु प्राणी की खोज है। यानी वो सोन जूही में की लता में, बेल में वो बैठा करती थी गिल्लू, लेकिन अब वो तो है नहीं।
तो लेखिका को अब उस कली की खोज रहती है और उस प्राणी की भी खोज रहती, लघु प्राणी माने छोटा प्राणी। परंतु लेखक कहती है परंतु वह तो अब इस सोन जूही की जड़ में मिट्टी होकर मिल गया होगा, यानी बहुत समय मरे हुए हो गया है। तो मिट्टी होकर मिलने का अर्थ है कि जब बहुत समय तक कोई मृत जमीन में पड़ा रहता है तो सड़ गल जाता है और मिट्टी ही बन जाता है, तो इसलिए कहा गया कि मिट्टी होकर मिल गया होगा। कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो। अब कौन जाने स्वर्णिम कली के बहाने वही मुझे चौंकाने ऊपर आ गया हो, यानी सोन जूही की जो कली है वो लेखिका जहाँ बैठी हैं वहाँ तक वो आ रही है, तो इनको वही चीज़ फील हो रही, लग रहा है ऐसा। अचानक एक दिन सवेरे कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा 2 कौए एक गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल जैसा खेल खेल रहे हैं। कि एक दिन लेखिका देखती हैं कि 2 कौए गमले के चारों ओर चोंचों से छुआ छुअल का खेल का मतलब होता है हाइड एंड सीक, लुका छिपी का खेल रहे हैं। यह काकभुसंडी भी विचित्र प्राणी है, एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित, यानी काकभुसंडी माने कौआ। अब लेखक कहती है जो काकभुसंडी कौआ है ये अजीब प्राणी है, विचित्र प्राणी है, एक साथ समादरित भी होता है और अनादरित भी होता है, यानी इसका लोग सम्मान भी करते हैं अपमान भी करते हैं। यानी अति सम्मानित, लोग इसको अति सम्मान भी देते हैं और अति अवमानित, अपमान भी इसका कर देते हैं कभी कभार। अब सम्मानित और अपमानित का अर्थ क्या है इसको समझेंगे आगे कि क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हैं इसके जरिए। वो क्या होता है कि जब आपने देखा हो घर वगैरह में, खपरेल वगैरह में या छत वगैरह में जब कौआ काँव काँव करे तो ये संकेत होता है कि कोई रिश्तेदार वगैरह आने वाला है, तो लोग उसको बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। और जब अनायास ही कौआ काँव काँव करे तो लोग बड़े अपमान की दृष्टि से देखते हैं, बड़ा बुरा उसको समझते हैं, यानी सगुन अपशगुन का सूचक के रूप में उसको देखते हैं। तो जब सगुन वाली बात होती है तो उसका सम्मान करते हैं, जब अपशगुन वाली बात होती है तो उसका अपमान करते हैं लोग। हमारे बेचारे पुरखे न गणों के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। अब पितर पक्ष में क्या होता है कि जब पूर्वजों को पानी या भोजन वगैरह दिया जाता है तो उनको कौवे के रूप में दिया जाता है, यानी पितृ वगैरह कौवे के रूप में आते हैं वो भोजन ग्रहण करने के लिए। काक माने कौआ, ना वो गरुण के रूप में आते हैं, गरुण पक्षी के रूप में, ना मयूर के रूप में, ना हंस के रूप में। इतना ही नहीं, हमारे दूरस्थ प्रियजनों को भी अपने आने का मधु संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है। मधु संदेश माने मधुर संदेश, कि जब कोई आता है हमारे यहाँ मेहमान के रूप में तो फिर इनकी इसी कर्कश का मतलब होता है कठोर, कौआ के काँव से ही पता चलता है कि कोई आज मेहमान आने वाला है, ये संकेत होता है। दूसरी ओर हम कौआ और काँव करने को अवमानना के अर्थ में भी प्रयुक्त करते हैं। अवमानना माने अपमान, इसको अपमान के रूप में भी देखते हैं। ठीक, आगे देखें। मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी। अब ये काक पुराण के बारे में, यानी काक पुराण कहने का अर्थ है कि कौवे की कहानी के बारे में ये बता रही हैं, तो अचानक इसके विवेचन में, अभी ये कौवे की बात चल रही है, तो अचानक बाधा आ पड़ी लेखिका के पास। और बाधा क्या थी? क्योंकि दीवार और गमले की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। कि दीवार और गमले की संधि में माने दीवार और गमले के बीच का जो जगह है उसमें छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई, कि वहाँ एक कोई जीव है छोटा सा। लेखक की नज़र पड़ती है अचानक। निकट जाकर देखा, गिलहरी का छोटा सा बच्चा है जो संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है, और अब कौए जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। सुलभ जो आसानी से उपलब्ध हो जाए उसको सुलभ बोलते हैं। यानी एक छोटा सा गिलहरी का बच्चा गिर गया है वहीं, यानी दीवार और गमले की संधि में, यानी बीच के स्थान में, और उसमें कौवे अपना भोजन खोज रहे हैं, सोच रहे हैं कि इसको खा के मस्त हो जाए। आगे देख, काक द्वय की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण के लिए बहुत थे। काक द्वय मतलब जो वो 2 कौवे लड़ रहे थे, काक द्वय मतलब 2 कौआ की चोंचों के 2 घाव उस लघु प्राण माने छोटे से प्राण के लिए बहुत थे। यानी कौआ अगर 2 घाव ही मार दे उसको तो उतने में ही काम हो जाएगा, उसका खत्म हो जाएगा, वो मर जाएगा। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले में चिपका पड़ा था, इसलिए वो जो गिलहरी का बच्चा था
वो निश्चेष्ट यानी बिना किसी चेष्टा के कोई हरकत नहीं कर रहा था, बल्कि ऐसे ही पड़ा था। सबने कहा कि कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जाए। अब लोग बोले कि इसको ऐसे ही रहने दिया जाए क्योंकि कौवे ने चोंच मार दी है तो अब नहीं बचेगा। परंतु मन नहीं माना। लेखिका कहती है लेकिन मेरा मन नहीं माना। उसे हौले से माने आराम से उठाकर अपने कमरे में ले आई, फिर रुई से रक्त पोंछकर घाव पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया, यानी फिर पेनिसिलिन का मरहम लगा दिया। यानी क्या हुआ, उसकी देखभाल कर दी और उसकी मलहम पट्टी करके उसको ठीक कर दिया। आगे देखें। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर जैसे जैसे उसके नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गईं। रुई की पतली बत्ती दूध में भिगोकर, अब लेखिका उसकी मरहम पट्टी करने के बाद उसको भोजन देने के लिए क्या कर रही है, रुई की उन्होंने एक पतली बत्ती ली, उसको दूध में भिगोया और जैसे तैसे उसे नन्हे से मुंह में लगाई, पर मुंह खुल न सका, उसका मुंह नहीं खुल सका क्योंकि छोटा था वो, और दूध की बूंदें दोनों ओर लुढ़क गईं, यानी उसके मुंह में दूध की बूंदें न जा सकी। कई घंटों के उपचार के उपरांत, यानी कई घंटे उपचार करने के बाद उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका, यानी एक बूंद पानी वो पी सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया, माने अच्छा हो गया, और इस चीज़ को आश्वस्त भी हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच की मोतियों जैसे आंखों से इधर उधर देखने लगा। अब उसकी आंखों का जो कलर बताया, जैसे नीला कोई कांच हो, मोतियों जैसी आंखें उसकी। 3-4 मास में उसके स्निग्ध रोए, माने चिकने रोए, 3-4 महीने हो गए उसको, तो चिकने रोए, झब्बेदार पूंछ, चमकीली आंखें, चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी, सबको बड़ा आश्चर्य करने लगी, यानी अच्छा हो गया। रोए बड़े चिकने निकल आए, झब्बेदार पूंछ हो गई उसकी, और चंचल, झब्बेदार पूंछ का मतलब है उसमें बाल हो गए लंबे लंबे से, और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी, आश्चर्यचकित करने लगी। हमने उसकी जातिवाचक संज्ञा को व्यक्तिवाचक का रूप दे दिया। अब इसका मतलब ये है कि कोई भी गिलहरी होती है, उसका जातिवाचक जो नाम होता है वो गिलहरी होता है, लेकिन जब उसका हम कोई पर्सनल नाम रख देते हैं तो वो व्यक्तिवाचक नाम हो जाता है, यानी लेखिका ने यहाँ उसका नाम रख दिया। इस प्रकार हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे। मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया। अब लेखिका ने क्या किया, फूल रखने की जो डलिया होती है उसमें रुई बिछा दी और उसे तार से खिड़की पर लटका दिया, यानी वही उसके रहने का स्थान हो गया। वही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा। वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की के बाहर ना जाने क्या देखता समझता रहता था। अब कांच के मनके का मतलब होता है जो माला होती है ना पहनने की, उसमें जो गुड़िया लगे होते हैं उसको मनके बोलते हैं। तो उसकी जो आंखें थी वो कांच के मनके जैसी थी, तो आंखों से खिड़की के बाहर देखता, कमरे के भीतर जो भी देखता उसको समझने की कोशिश करता, परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था। लेकिन उसकी जो भी वो हरकतें करता था, उसकी समझदारी और कार्यकलाप माने हरकतों से लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था। जब मैं लिखने बैठती तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला। अब लेखिका बताती हैं कि जब वो लिखने बैठती थी तो वो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करता है जिससे वो तेजी से उनका ध्यान आकर्षित करता था। तो उसने ऐसा करने के लिए उसने एक उपाय खोज रखा था। वो उपाय क्या था, वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता। पैर तक आता था और सर से पर्दे पर, माने सर से पर्दे पर चढ़ने का मतलब तेजी से पर्दे पर चढ़ जाता था, फिर उसी तेजी से उतरता। उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए ना उठती, यानी तब तक ये हरकतें वो करता रहता जब तक लेखिका उसको पकड़ने के लिए ना उठती, माने जब तक उठ नहीं जाती वो उसको पकड़ने के लिए, तब तक वो हरकतें करता रहता। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त, यानी आगे के 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघु गात लिफाफे के भीतर बंद रहता। यानी इस प्रकार से उसको लिफाफे के अंदर रख देती कि लिफाफे में पीछे का उसका पूरा हिस्सा बंद रहता और केवल सिर और आगे के पैर निकले होते। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी
घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता था। और कभी कभार ये होता था कि अपने पैरों पर खड़ा होकर कि लेखिका क्या कर रही उसको देखा करता था। वो भूख लगने पर चिक चिक करके मानो वह मुझे सूचना देता, और जब उसको भूख लगती चिक चिक की आवाज़ निकालता, मानो वह मुझे सूचना देता। और काजू या बिस्किट मिल जाने पर उसी स्थिति में लिफाफे से बाहर वाले पंजों से पकड़कर उसे कुतरता रहता है। यानी लिफाफे के अंदर बना रहता और बाहर वाले पंजों से पकड़ के उस काजू या बिस्किट को कुतरता रहता था, यानी खाता रहता था। फिर गिल्लू के जीवन का प्रथम बसंत आया, यानी 1 साल गुजरे, यानी पहला बसंत आया, बसंत का समय आया। नील चमेली की गंध मेरे कमरे में हौले हौले आने लगी कि अब इनके यहाँ नील चमेली लगी है। नीम और चमेली, नील चमेली, नीम चमेली कि नीम की गंध और चमेली की गंध कमरे में आती थी। तो बाहर की गिलहरियाँ खिड़की की जाली के पास आकर चिक चिक करके ना जाने क्या कहने लगी। अब बाहर की जो गिलहरियाँ आती थी वो गिल्लू को देखती थी और चिक चिक की आवाज़ करती थी, तो न जाने क्या कहती थी अपनी आवाज़ में। गिल्लू को जाली के पास बैठकर अपनेपन से बाहर झांकते देखकर मुझे लगा कि इसे मुक्त करना आवश्यक है। अब जब गिल्लू ऐसा करता कि वो जाली के पास बैठकर बड़े अपनेपन से बाहर झांकता जो अन्य गिलहरियाँ वगैरह थी, तो लेखिका को ये लगा कि अब इसे मुक्त कर देना चाहिए, माने छोड़ देना चाहिए। तो मैंने कीलें निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया, कि जाली इन्होंने बनाई थी उसकी कीलें निकाल दी इन्होंने और एक कोना खोल दिया। इस मार्ग से गिल्लू बाहर जाने पर सचमुच ही मुक्ति की सांस ली। अब वो यहीं से निकल के बाहर जब वो गया तो उसने बड़ी मुक्ति की सांस ली, उसको बड़ा अच्छा लगा, अच्छा अनुभव हुआ। इतने छोटे जीव को घर में पले कुत्ते या बिल्लियों से बचाना भी एक समस्या ही थी। अब चूंकि ये छोटा था तो घर में जो कुत्ते और बिल्लियाँ थीं उससे बचाना भी ज़रूरी था। आवश्यक कागज पत्रों के कारण मेरे बाहर जाने पर कमरा बंद ही रहता था। अब चूंकि लेखिका के बहुत सारे इम्पोर्टेंट जो डॉक्यूमेंट्स थे, कागज़ वगैरह रखे रहते थे, पत्र वगैरह रखे रहते, तो उस कारण से जब ये बाहर जाती थी कमरे को बंद करके जाती थी। मेरे कॉलेज से लौटने पर जैसे ही कमरा खोला गया और मैंने भीतर पैर रखा, वैसे ही गिल्लू जाली के द्वार से भीतर आकर मेरे पैर से सिर और सिर से पैर तक दौड़ने लगा। यानी जैसे ही अंदर आती थी तो वो ये हरकत करने लगता था, पैर से सिर, सिर से पैर तक दौड़ने लगता। तब से यह नित्य का क्रम हो गया और तब से ये रोज़ का काम हो गया। रोज़ फिर वो ऐसे ही करता था। मेरे कमरे से बाहर जाने पर गिल्लू भी खिड़की की खुली जाली की राह बाहर चला जाता। यानी लेखिका बताती हैं जब लेखिका बाहर चली जाती थी घर से तो वो भी जो जाली थी वहाँ से निकल के बाहर चला जाता था और दिन भर गिलहरियों के झुंड का नेता बना हर डाल पर उछलता कूदता रहता और ठीक 4 बजे वह खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। माने ये उसका रोज़ का क्रम था, ऐसा रोज़ का ऐसे ही करता था। मुझे चौंकाने की इच्छा उसमें न जाने कब और कैसे उत्पन्न हो गई। यानी उसमें उसकी एक आदत थी कि कुछ ना कुछ ऐसा करता था कि जिससे लेखिका चौंक जाए। तो ये इच्छा पता नहीं, लेखिका कहती हैं कि पता नहीं उसमें ये कब से जागृत हो गई थी इच्छा। कभी फूलदान के फूलों में छिप जाता, कभी पर्दे की चुन्नट में और कभी सोन जूही की पत्तियों में छिप जाता। यानी ये चौंका देता था इस तरीके छिप के। मेरे पास बहुत से पशु पक्षी हैं और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है, परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत नहीं हुई। ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता कि मुझे ऐसा कभी याद नहीं है इतना कि इतने सारे पशु पक्षी मेरे यहाँ हैं, लेकिन किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो मेरे पास आके मेरी थाली में खाए, और जबकि ये गिल्लू खाता था। गिल्लू इनमें अपवाद था, माने अलग था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार पार करके बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, माने थाली में ही बैठ जाता था। फिर लेखिका ने बड़ी कठिनाई से उसको थाली के पास बैठना सिखाया, जहाँ बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। काजू उसका प्रिय खाद्य था, काजू उसको बहुत पसंद था और कई दिन काजू ना मिलने पर वह अन्य खाने की चीज़ें या तो लेना बंद कर देता था या झूले के नीचे फेंक देता था। यानी काजू के अलावा अन्य चीज़ें फेंक देता था। अब लेखिका आगे कुछ कहती हैं, क्या कहती हैं कि उसी बीच मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा।
यानी इसी बीच लेखिका का एक्सीडेंट हो गया जिसके कारण उनको अस्पताल में रहना पड़ा। उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाज़ा खोला जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर उसी तेज़ी से अपने घोंसले में जा बैठता। यानी कोई और जब दरवाज़ा खोलता था, चूँकि लेखिका तो अस्पताल में भर्ती थी, तो कोई और दरवाज़ा गिल्लू की देखभाल के लिए खोलता था, तो ये झूले से उतरकर दौड़ता था और जब किसी दूसरे को देखता था तो उसी तेज़ी से वापस अपने घोंसले में जा बैठता था। सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उनमें काजू भरे मिले। कि लेखिका कहती, जब मैं अस्पताल से लौटी और मैंने झूले की सफाई की तो उनमें काजू भरे मिले। इससे ज्ञात हुआ कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कम खाता था। कि इससे ये पता चला कि उन दिनों वह अपना प्रिय खाद्य माने काजू बहुत कम खाता रहा। आगे देखें। मेरी अस्वस्थता में वह तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को इतने हौले हौले सहलाता रहता। यानी जब लेखिका बीमार थी तो सिरहाने बैठ जाता था, अपने नन्हे पंजों से उनके सिर और बालों को बड़े हौले हौले धीरे धीरे सहलाता था कि उसका हटना एक परिचारिका के हटने के समान था। और लेखिका कहती हैं, जब वो हट जाता था ऐसा करके तो ऐसे लगता है जैसे कोई सेवा करते करते हट गया हो। लेखिका को उसकी ये हरकतें सेवा के जैसी लगती है, जैसे वो सेवा कर रहा हो गिल्लू। गर्मियों में जब मैं दोपहर में काम करती रहती तो गिल्लू न बाहर जाता न अपने झूले में बैठता। वह मेरे निकट रहने के साथ गर्मी से बचने का एक सर्वथा नया उपाय खोज निकाला था उसने। माने गर्मियों में क्या करता था, गर्मी से बचने के लिए उसने एक नया उपाय खोज लिया था। सर्वथा नया यानी बिल्कुल नया उपाय खोज निकाला था। वह मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार मेरे समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता। कि वो क्या करता था, लेखिका के पास जो सुराही रहती थी, माने गर्मी से बचने का उसने एक नई आइडिया निकाल लिया। ना वो इसमें बाहर जाता था गर्मी में, ना झूले में बैठता था, बल्कि क्या करता था, एक नई उसने उपाय खोजा था, एक सर्वथा नया यानी बिल्कुल नया उपाय खोजा था। वो क्या था, सुराही पर लेट जाता था, इस प्रकार से गर्मी से ही बचा रहता था और लेखिका के समीप भी रहता था। गिलहरियों की जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। अब लेखिका बताती हैं कि जो गिलहरियों का जीवन है वो 2 वर्ष से अधिक नहीं होता। अतः गिल्लू की जीवन यात्रा का अंत आ ही गया। अतः गिल्लू की जो जीवन यात्रा है उसका अंत आ ही गया, यानी अब अंत समय है। दिन भर उसने कुछ न खाया और न बाहर गया। अब जिस दिन उसको मरना था, न दिन भर उसने कुछ खाया न बाहर गया। रात में अंत की यातना में भी वह अपने झूले से उतरकर मेरे बिस्तर पर आया। यानी रात में जब अंत की यातना माने कष्ट, कि मरने का जो लास्ट कष्ट होता है, उसमें भी वह अपने झूले से उतरकर लेखक के बिस्तर के पास आया और ठंडे पंजों से वह मेरी वही उंगली पकड़कर हाथ से चिपक गया जिसे उसने अपने बचपन की मरणासन स्थिति में पकड़ा था। यानी वही उंगली लेखिका की पकड़ ली जो उसने बचपन में मरणासन स्थिति में पकड़ी थी। यानी जब वो मरने वाला था, घायल था, तो वही उंगली उसने पकड़ ली। पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जाकर हीटर जलाया, उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उष्णता माने गर्मी देने का प्रयत्न किया कि उसके पंजे ठंडे थे। तो लेखिका ने क्या किया, हीटर जलाया, उसको थोड़ा गर्माहट देने की कोशिश की। परंतु प्रभात की प्रथम किरण के स्पर्श के साथ वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। लेकिन जैसे ही प्रभात की प्रथम किरण पड़ी, यानी सुबह हुई और सुबह की पहली किरण आई, तो उसके स्पर्श के साथ ही वह किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। अब सो गया का अर्थ इधर मर जाना, यानी मर गया कोई अगला जन्म लेने के लिए, यानी किसी और जीवन में जागने के लिए सो गया। उसका झूला उतार कर रख दिया है और खिड़की की जाली बंद कर दी गई है, परंतु गिलहरियों की नई पीढ़ी जाली के उस पार चिक चिक करती रहती है और सोन जूही पर बसंत आता ही रहता है, यानी समय गुजरता है। सोन जूही की लता के नीचे गिल्लू को समाधि दी गई है, यानी वहीं उसको दफना दिया गया गिल्लू को सोन जूही की लता के नीचे। इसलिए भी कि उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। ऐसा इसलिए उसको दफनाया गया क्योंकि वह लता उसको बहुत ज़्यादा प्रिय थी, और इसलिए भी उसको दफनाया गया कि उस लघु गात यानी छोटे से शरीर वाले किसी बसंती दिन, किसी बसंत के दिन जूही के पीलाभ, जूही के पीले फूल या पीली आभा छोटे फूल में, पीलाभ छोटे फूल में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता था। कि मुझे ऐसा लगता था कि वहीं हो सकता कोई फूल खिलाए। और तो इस तरीके से
ये जो अध्याय है वो यहीं पूरा होता है। आशा है ये वीडियो आपको पूरी तरह समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आगे अगले वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।